तो बेलमेंट रिपोर्ट का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी को हम उर्दू में खुद मुख्तारी कह सकते हैं, आज़ादी या अपने फैसला साजी का हक रखना। ऑटोनॉमी मतलब सिंपली वो क्लाइंट, वो जो पार्टिसिपेंट है, मतलब हर शख्स जो है वो खुद मुख्तार है इस चीज़ के लिए कि वो अपना फैसला खुद कर सकता है कि उसे आपके रिसर्च में इन्वॉल्व होना है या नहीं होना। तो इस चीज़ के लिए वो ऑटोनमस है, वो खुद मुख्तार है। अगर हम इस वर्ड ऑटोनॉमी का लिटरल मतलब लें, मतलब लफ्ज़ी इसका मतलब लें, तो ऑटोनॉमी लफ्ज़ जो है, वर्ड जो है, वो ग्रीक ज़बान से निकला है। ग्रीक मतलब यूनानी ज़बान से निकला है। इसमें ऑटो का मतलब जो है वो है सेल्फ, मतलब खुद, अपनी ज़ात से, खुद से, और नोमोस का मतलब जो है वो है लॉ या रूल। मतलब इसका लफ्ज़ी मतलब जो है वो कुछ ऐसा है कि आप अपने हाकिम खुद हैं, सेल्फ गवर्नेंस। आप अपने आप को खुद चलाएँगे, आप अपना खुद फ़ैसला करेंगे। सिंपली आप खुद मुख्तार हैं। उर्दू में वही मतलब हो गया खुद मुख्तार। तो ऑटोनॉमी क्या कहती है? ऑटोनॉमी ये कहती है, ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि जब आप कोई रिसर्च करना चाहेंगे तो और जब आपको पार्टिसिपेंट चाहिए होगा, तो पार्टिसिपेंट के पास, मतलब उस शख्स के पास जो आपकी रिसर्च में आपको इन्वॉल्व करना है, मान लें वो कोई पर्सन है, तो उसके पास ये राइट है उसका, जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमी। मतलब आप उसको फ़ोर्स नहीं कर सकते, आप उसको प्रेशर नहीं कर सकते, आप उसको लालच नहीं देंगे किसी भी चीज़ का। ये चीज़ उसके पास उसका राइट है कि वो अपना फ़ैसला खुद करेगा कि उसको आपकी रिसर्च में इन्वॉल्व होना है या नहीं होना। हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है और ये समझना ज़रूरी है कि हमें किसी भी क्लाइंट की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करना है। हमने उसको फ़ोर्स या उसको अपोज़ नहीं करना। एक नर्सिंग रिसर्चर या किसी भी नॉर्मल रिसर्चर के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो एक क्लाइंट की ऑटोनॉमी का ख़्याल रखे। पेशेंट की, क्लाइंट की, या जो भी पार्टिसिपेंट है उसकी ऑटोनॉमी का आपने ख़्याल रखना है। ऑटोनॉमी उसका हक है। वो खुद मुख्तार है इस फ़ैसले के लिए कि वो आपकी रिसर्च में इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। अगर वो कहता है वो नहीं इन्वॉल्व होना चाहता, तो आप इस चीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे और आप मूव ऑन करेंगे। आप उसको फ़ोर्स नहीं करेंगे, आप उसको कोई चोट नहीं पहुँचाएँगे, कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, किसी तरह से कोई लालच नहीं देंगे। आप सिंपली बस आप मूव ऑन करेंगे, आप रिस्पेक्ट करेंगे उसके डिसीज़न की। ऑटोनॉमी में दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको इन्वॉल्व करने से पहले उससे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है। ये ऑटोनॉमी के ही सर्कल में आ जाएगा, इसको हम ऑटोनॉमी में ही ले सकते हैं। कैसे? जब उसको आप बताएँगे ही नहीं, आप उसको इन्फॉर्म ही नहीं करेंगे कि वो आपकी रिसर्च जो है वो क्या है, उसका पर्पज़ क्या है, उसके रिस्क्स क्या हो सकते हैं या बेनिफिट्स क्या हैं, तो उसकी ऑटोनॉमी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब उसको आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको उसको आगाह करना है कि आपकी रिसर्च किस बारे में है, क्या है आपकी रिसर्च का पर्पज़, आपकी रिसर्च में क्या पोटेंशियल रिस्क्स छुपे हुए हैं या हो सकते हैं, बेनिफिट्स क्या हो सकता है अगर रिसर्च कामयाब होती है या रिसर्च हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपने उसको बतानी है और फिर आपने उससे कंसेंट लेना है, रज़ामंदी लेनी है, इजाज़त लेनी है। फिर उसका ये हक है, ऑटोनॉमी है उसकी, कि वो आपकी रिसर्च का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। अच्छा, ऑटोनॉमी सिर्फ़ रिसर्च में इन्वॉल्व होने से पहले ही ज़रूरी या उसका हक नहीं है? मतलब अगर ये मान लें आपकी रिसर्च है, तो इसका ऑटोनॉमी का ये मतलब नहीं है कि आप उसको एक बार इन्वॉल्व कर लें, किसी भी लालच देकर, किसी भी तरीके से, या मान लें वो आप उसको मतलब रज़ामंद हो जाता है आपकी रिसर्च में आने के लिए। तो ऑटोनॉमी जो है, ये जो उसका राइट है ऑटोनॉमी, ये उसका पूरी रिसर्च के दौरान उसका राइट है। वो चाहे तो रिसर्च के किसी भी टाइम अपने आप को निकाल सकता है, वो निकल सकता है रिसर्च से, ये उसका राइट है। ये भी ऑटोनॉमी ही है कि आपको वो कहता है, शुरू में तो वो कह देता है कि चलो मैं आपकी रिसर्च का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रिसर्च के किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में, किसी भी पॉइंट पर अगर वो अनसेफ फ़ील करता है या कोई भी अननोन रीज़न उसको इरिटेट करता है, तो ये उसके पास राइट है, क्लाइंट के पास, पार्टिसिपेंट के पास, कि वो किसी भी टाइम उस रिसर्च से निकल सकता है। बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी पेनल्टी के, बगैर किसी किसी भी मतलब किसी भी बुरे नतीजे के बगैर, कोई उसको मतलब आप पेनल्टी नहीं करेंगे, आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, आप उसको प्रेशर नहीं करेंगे। मान लें वो शुरू में तो आ गया, लेकिन इन द एंड या बीच में कहीं उसको फ़ील हुआ कि वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता है वो,
ही डज़न्ट वांट टू कंटिन्यू विद योर रिसर्च, तो वो क्या करेगा, वो उसके पास अब भी राइट है कि वो निकल जाएगा, वो आपकी रिसर्च से निकल सकता है। तो ये उसका राइट है, यही है ऑटोनॉमी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर। बेलमंट रिपोर्ट का जो एथिकल प्रिंसिपल है, वो नेक्स्ट है बेनिफिसेंस। अच्छा, तो सेकंड कोर प्रिंसिपल जो है वो है बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं कि ये कुछ-कुछ बेनिफिट जैसा है, जो इंग्लिश का वर्ड है बेनिफिट, मतलब फ़ायदा, ये कुछ-कुछ वैसा ही है। तो बेनिफिसेंस क्या है? बेनिफिसेंस का लिटरल अगर हम मतलब लें, अगर इस इंग्लिश वर्ड को हम तोड़ें, तो ये लैटिन मतलब लातीनी ज़बान से निकला है, लैटिन ज़बान से, लैटिनी लैंग्वेज से निकला है, जिसमें बिनी का जो मतलब है, वो है गुड, मतलब अच्छा। और ये फेसिफिसेंस जो वर्ड है, ये फेसियर लफ्ज़ है, वहाँ से निकला है। इसका मतलब है टू डू, मतलब लिटरली लैटिन ज़बान में बेनिफिसेंस का मतलब हुआ डूइंग गुड, मतलब कुछ अच्छा करना, किसी का फ़ायदा करना, कुछ अच्छा करना। तो लिटरली बेनिफिसेंस का जो मतलब बनता है, जो नाम में छुपा हुआ है, वो है डूइंग गुड, अच्छा करना, फ़ायदा पहुँचाना, फ़ायदा देना। तो इस कोर प्रिंसिपल का जो मेन कांसेप्ट है, वो यही है कि हमें सिर्फ़ अच्छी चीज़ें करनी है, हमें सिर्फ़ क्लाइंट को फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ें करनी है। क्लाइंट को, कम्युनिटी को, ऐसी कोई रिसर्च नहीं करनी जिसमें कोई भी नुकसान हो उनका, बल्कि हमें उनके फ़ायदे के बारे में सोचना है। एज़ अ रिसर्चर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज़ अ रिसर्चर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आपके पार्टिसिपेंट के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में अच्छा सोचना है, मतलब उसकी हेल्थ को किसी भी तरह से आपने डैमेज नहीं करना, उसको उसकी हेल्थ को ऑप्टिमम मतलब बेहतरीन रखने का आपने आपने कोशिश करनी है अपनी रिसर्च में। मतलब उसकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपने उसकी हेल्थ के बारे में बल्कि उल्टा ज़्यादा अच्छा सोचना है, उसको फ़ायदा देना है। अच्छा, इसका कोर मतलब इसका असल में मतलब क्या है बेनिफिसेंस का? अगर हम मुख्तसरन कहें, इन शॉर्ट अगर हम कहें, तो बेनिफिसेंस का सिंपल मतलब ये है कि जब भी आप अपनी रिसर्च करना चाहेंगे और उसके अंदर आप पार्टिसिपेंट्स को ऐड करना चाहेंगे, तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि अपने पार्टिसिपेंट्स के बेनिफिट में सोचना है। उनको कैसे आप बेनिफिट दे सकते हैं, आप उनको कैसे फ़ायदा दे सकते हैं अपनी रिसर्च के ज़रिए, आपने इसके बारे में सोचना है और इसको एन्श्योर करना है। अब कुछ रिसर्चेज़ ऐसी होती हैं जिसमें अक्सर रिस्क जो है वो इनेविटेबल होता है, मतलब आपको रिस्क जो है वो मौजूद होता है। तो ऐसे में आप बेनिफिसेंस को कैसे अप्लाई करेंगे जबकि आपकी जो रिसर्च है उसमें रिस्क मौजूद है? तो ऐसे में आप करेंगे कि आप उस रिस्क को बेनिफिट के साथ आप रेशियो में देखेंगे। अगर तो उसका जो बेनिफिट है वो इतना ज़्यादा है कि वो आउटवे करता है रिस्क को, मतलब आपकी रिसर्च से इतना ज़्यादा फ़ायदा उनको हो सकता है कि वो थोड़ा-सा रिस्क जो है, वो आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। आप उसको मतलब अलाउ कर सकते हैं। मतलब बेनिफिट इतना ज़्यादा है कि एज़ अ प्राइस, मतलब एक कीमत के तौर पर आप थोड़ा बहुत रिस्क जो है, वो बर्दाश्त करेंगे। तभी आप ऐसी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट का बेनिफिट मौजूद है। वरना अगर उसमें रिस्क है, तो आपको उसको कंटिन्यू नहीं करना, अपने पार्टिसिपेंट्स को किसी रिस्की रिसर्च में ऐड नहीं करना। इसका ऑपोज़िट अगर हम देखें तो वो नॉन मैलिफिसेंस है। ये वर्ड भी आपको अक्सर आपने शायद पिछले सेमेस्टर्स में नर्सिंग एथिक्स में पढ़ा होगा, नॉन मैलिफिसेंस। मैलिफिसेंस वर्ड का सिंपल मतलब जो है वो हार्म होता है, मतलब नुकसान। तो नॉन मैलिफिसेंस मतलब नो हार्म। आपने अपने क्लाइंट्स को नुकसान पहुँचाने से गुरेज़ करना है, आपने किसी तरह से उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना, अपने पार्टिसिपेंट्स को, क्लाइंट्स को। तो ये सिंपली सिंपली नॉन मैलिफिसेंस है और जो हमने ऊपर पढ़ा वो बेनिफिसेंस है। सिंपली मतलब बेनिफिसेंस में आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप अपनी रिसर्च के ज़रिए किसी न किसी तरह कम्युनिटी को या पार्टिसिपेंट्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा देना है आपको, और उनके नुकसान के बारे में हरगिज़ नहीं सोचना। आपने कोशिश करनी है कि आप कम से कम नुकसान उनका करें, मतलब कोई नुकसान ना ही करें तो
ज़्यादा बेहतर है आप कोशिश करें रिस्की और हार्मफुल रिसर्चेज़ जो हैं वो ना करें। जो थर्ड एथिकल प्रिंसिपल है वो है जस्टिस। जस्टिस को तो आप समझते ही हैं इस वर्ड का मतलब क्या है। जस्टिस इंग्लिश का जो वर्ड है ये लैटिन ज़बान से निकला है जिसका एक वर्ड है एस्टीटिया या यूस्टिशिया कह लें। इसका मतलब उर्दू में अगर हम लें तो अदलो-इंसाफ़ ही निकलता है। इसमें यहाँ पर राइटियसनेस और इक्विटी कह सकते हैं हम। मतलब ऐसी क्वालिटी के जिसमें आपको फेयर रहना है, मतलब अपनी डीलिंग्स में, अपने काम में आपको फेयर रहना है और राइट रहना है। मतलब इसमें सिंपली कहें तो वो अदलो-इंसाफ़ ही इसका मतलब निकलता है। अब नर्सिंग रिसर्च में अदलो-इंसाफ़ का या जस्टिस का क्या मतलब है? देखिए, जब हम पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, तो जस्टिस जो प्रिंसिपल है, वो हमें ये कहता है कि आपको अपने पार्टिसिपेंट्स को फेयरली सेलेक्ट करना है। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि आपने कभी भी वल्नरेबल ग्रुप्स को सिर्फ़ इसलिए इन्वॉल्व नहीं करना कि उनको इन्वॉल्व करना आसान है। वल्नरेबल ग्रुप्स कौन थे? जो कमज़ोर लोग हैं, जैसे प्रिज़नर्स हो सकते हैं, मतलब जेल के कैदी। आप उनको प्रेशराइज़ कर सकते हैं या किसी अच्छे खाने का लालच दे सकते हैं। मतलब कुछ भी लालच देकर आप प्रिज़नर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे, मिसयूज़ करेंगे, या आप बच्चों को ले आएँगे जो जो वैसे ही रिसर्च को नहीं समझ सकते कि रिसर्च क्या है। आप उनको मिसयूज़ करेंगे अपनी रिसर्च के लिए, या फिर जो डिसेबल्ड हैं, माज़ूर हैं। तो एक तो हमें जस्टिस ये कहता है कि आपने फेयरली सेलेक्ट करने हैं। क्या फेयरली सेलेक्ट करने हैं पार्टिसिपेंट्स। फेयरली सिलेक्शन मतलब आपने पार्टिसिपेंट्स को फेयरली सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि किसी ग्रुप को सिर्फ़ इसलिए आपने इन्वॉल्व कर लिया कि वो आसान है उनको करना। वो समझ नहीं सकते आपकी बात, तो वो बस चुप करके आपकी रिसर्च में इन्वॉल्व हो जाएँगे, या आप उनको कोई लालच देंगे। तो सबसे पहले तो जस्टिस इस चीज़ से रोकता है। तो जो जस्टिस प्रिंसिपल है, वो इस चीज़ से मना करता है कि आपको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, एक्सप्लॉइट या मिसयूज़ नहीं करना किसी भी वल्नरेबल ग्रुप का। इसके अलावा जस्टिस ये कहता है कि आपने बेनिफिट्स और आपकी रिसर्च से रिलेटेड जो भी बर्डन है, जो मतलब तकलीफ़ है और जो फ़ायदे हैं, आपने उनको फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करना है जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन पर। ऐसा नहीं करना कि मान लें ये आपके फॉलोवर्स, ये आपके पार्टिसिपेंट्स हैं रिसर्च के, तो आपने ऐसा नहीं करना कि आप इस ग्रुप को बेनिफिट्स देंगे और इस ग्रुप को सिर्फ़ आप बर्डन देंगे, इनको सिर्फ़ तकलीफ़ें देंगे। मतलब आप इनसे कोई भी स्ट्रेसफुल सवाल पूछें, आप इनसे कोई बार-बार ब्लड सैंपल करें, मतलब ऐसी कोई भी काम आपने ये नहीं करना कि आप एक ग्रुप को तकलीफ़ दें और दूसरे को उस रिसर्च का सिर्फ़ फ़ायदा दें। आपने फेयरली ये डिस्ट्रीब्यूट करना है सब पर। बेनिफिट्स भी सबको मिलने चाहिए और जो थोड़ा बहुत बर्डन है, वो भी सब पर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ चंद लोगों को, चंद पार्टिसिपेंट्स को सारी तकलीफ़ दें और बाकियों को सिर्फ़ बेनिफिट्स दें। अब इसकी एग्ज़ाम्पल हम कैसे ले सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई कोई नई टाइप की कोई ड्रग लेकर आए हैं। कोई न्यू ड्रग आप लेकर आए हैं, कोई नई दवाई लेकर आए हैं, लेकिन आपको लगता है कि उसके पोटेंशियल रिस्क्स हो सकते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप उनको साइड इफ़ेक्ट्स आपको लगता है कि आपकी उस न्यू ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप वल्नरेबल ग्रुप को चूज़ कर लेते हैं, जो एक बहुत बड़ी अनएथिकल चीज़ है। आप क्या करते हैं, आप किसी भी जेल में जाकर कुछ प्रिज़नर्स को, जेल के कैदियों को इन्वॉल्व कर लेते हैं अपनी रिसर्च में। अच्छा, अब आपका ड्रग आपको पता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, पोटेंशियल हार्म्स हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। लेकिन अब आप क्या करते हैं, आप उन प्रिज़नर्स को मिसयूज़ करते हैं। प्रिज़नर्स के पास भी ये राइट है ऑटोनॉमी का और इन्फॉर्म्ड कंसेंट का, क्योंकि प्रिज़नर्स हों, जेल के कैदी हों, फिर भी वो अपना राइट रखते हैं। आप उनको आगाह करेंगे साइड इफ़ेक्ट से। लेकिन अगर आप उनको मिसयूज़ करते हैं, सिर्फ़ अपनी रिसर्च की खातिर, अपनी ड्रग की रिसर्च के लिए, उसकी स्टडी के लिए आप
प्रिजनर्स को, जेल के कैदियों को मिसयूज़ करें उनको एक खतरनाक रिसर्च में इन्वॉल्व करें, तो ये सीधा-सीधा जस्टिस की वायलेशन है। जो हमने अभी-अभी प्रिंसिपल पढ़ा जस्टिस, ये उसकी वायलेशन है। आपने ऐसा नहीं करना। आपने वल्नरेबल जो ग्रुप्स हैं, जो कमज़ोर हैं या जो किसी भी तरह से समझ नहीं सकते या इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं दे सकते, आपने ऐसे ग्रुप्स को इन्वॉल्व नहीं करना। या अगर आप करेंगे तो आप इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतेंगे। आपको इस तरह के लोगों को जब आप इन्वॉल्व करेंगे तो आपको कुछ प्रोटेक्शंस के बारे में उनके लिए सोचना होगा जो हम पीछे पड़ कर आए हैं। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि उस ड्रग के जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप सारे के सारे प्रिज़नर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 प्रिंसिपल्स की सीधी-सीधी वायलेशन है, जिसमें आप एक तो नॉन मैलिफिसेंस, जिसमें कहा गया था कि आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाना। अब आपको पता है वो न्यू ड्रग जो है, क्योंकि वो नई-नई है, वो आप टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको लगा कि प्रिज़नर से बेहतर कौन हो सकता है, क्योंकि अगर वो मर भी जाएँगे तो कौन पूछेगा उनका? तो ऐसा नहीं करना आपने। ये सीधी-सीधी वायलेशन है प्रिंसिपल नंबर, अगर हम इसको नंबर 3 करें तो ये नॉन मैलिफिसेंस की खुली-खुली वायलेशन है। और जस्टिस की भी, क्योंकि आप फेयरली आप सेलेक्ट नहीं कर रहे और आपने वल्नरेबल ग्रुप्स को ही एक खतरनाक स्टडी में इन्वॉल्व कर लिया। तो ये कुछ 3 प्रिंसिपल्स हैं जो बेलमंट रिपोर्ट में इंक्लूडेड है। होपफुली आपको समझ आई होगी इन 3 प्रिंसिपल्स की। अच्छा, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एथिकल कंसिडरेशंस इन नर्सिंग रिसर्च। मतलब इन जो आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इन लोगों को हम वल्नरेबल पॉपुलेशंस कह सकते हैं। हम इस टर्म को पहले भी पढ़ चुके हैं, वल्नरेबल पॉपुलेशंस या वल्नरेबल पीपल कह लें। वल्नरेबल पीपल मतलब कमज़ोर लोग या सोसाइटी के कमज़ोर तबके, मतलब कमज़ोर तबके के जो लोग हैं, जो या तो गरीब हैं या नासमझ हैं या कमज़ोर हैं अपनी फ़ैसला-साज़ी खुद से करने के लिए, जैसे कि मेंटली इल लोग या कैदी लोग, मतलब कैदी। तो इस तरह से इन लोगों के लिए तो ख़ुसूसन हमें एथिक्स को कंसिडर करना है। वैसे तो जो रिसर्च एथिक्स हैं वो हमें सबके लिए ही कंसिडर करने हैं, लेकिन वल्नरेबल लोगों के लिए हमें स्पेशली एथिक्स को फॉलो करना है। अब वल्नरेबल पॉपुलेशंस में कौन लोग आते हैं? तो सबसे पहले तो हमारे पास हैं इकोनॉमिकली और एजुकेशनली डिसएडवांटेज्ड, मतलब ऐसे लोग जो इकोनॉमिकली, मतलब माशी तौर पर पैसों के लिहाज से ज़्यादा वेल सेटल्ड नहीं है, मतलब गरीब लोग हैं वो, या फिर उनके पास तालीम कम है। दोनों ही सूरतों में ये लोग आसान शिकार होते हैं उन लोगों का जो अपनी रिसर्च के लिए जल्द से जल्द बस लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं और किसी भी तरह से इनको वो लालच दे देते हैं पैसों का, या कुछ भी कह देंगे कि वो इनको मुफ्त तालीम देंगे या मुफ्त कुछ भी रोटी देंगे, तो इस तरह से वो इनको मिसयूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। ये आसान शिकार हैं अनएथिकल रिसर्चर्स का। तो इनके लिए तो हमें स्पेशली एथिकल प्रिंसिपल्स को कंसिडर करना। कैसे करना है? सबसे पहले तो हमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट उनसे लेना है। सबसे पहले हमें उनको इन्फॉर्म करना है, हमें उनको बताना है कि जो रिसर्च है वो किस बारे में है। हमें रिसर्च के बारे में उनको इन्फॉर्म करना है। उसके बाद हम उनसे कंसेंट लेंगे। यहाँ पर हमें उनको किसी भी तरह से मिसयूज़ नहीं करना, हमने उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना। हमें उनको किसी भी तरह का लालच भी नहीं देना, जैसे कि आप हमारी रिसर्च का हिस्सा बने तो हम आपको इतने पैसे देंगे, ऐसा नहीं करना। उनकी रिसर्च में इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ऑटोनोमस होनी चाहिए, बिल्कुल वॉलंटरी होनी चाहिए, उनकी अपनी मर्ज़ी से होनी चाहिए। अगर आपको अपनी रिसर्च के लिए ऐसे लोग दरकार हैं ही, तो आपको उनको किसी तरह फ़ोर्स नहीं करना। ना तो आपको उनको फ़ोर्स करना है, ना किसी तरह का लालच देना है, ना किसी तरह से आपने उनको प्रेशर करना है। उनको वॉलंटरी तौर पर खुद से अपने खुद फ़ैसला करके उनको आपकी रिसर्च में इन्वॉल्व होना है, ये उन पर है। आप उनको फ़ोर्स नहीं करेंगे, आप उनको समझाएँगे, आगाह करेंगे, उनसे कंसेंट लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हैं चिल्ड्रन, या जिन्हें हम माइनर्स भी कहते हैं, मतलब कम उम्र लोग या बच्चे। अब क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो नासमझ होते हैं, वो इतनी अकल नहीं रखते, वो उतना ज़हन नहीं रखते कि वो आपकी बातों को समझ सकें, जो आपकी टेक्निकल बातें हैं, जो आप उनको
अक्सर कर देंगे कि भई हमारी रिसर्च है, ये है। आप फैंसी टर्म का इस्तेमाल करके उनको बता देंगे, लेकिन उनको कुछ भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो बच्चे हैं। तो इस सूरत में भी क्योंकि अब उनको समझ तो आई नहीं है, तो आप उनको कैसे इन्फॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि वो समझ ही नहीं रहे, आप उनको किसी भी तरह से समझाएँ, वो अपना फैसला नहीं कर सकते ना। देखिए, वो कम उम्र है, तो वो किसी भी तरह से लीगल कंसेंट नहीं दे सकते। कंसेंट की भी रज़ामंदी देने की एक ऐज है, अमूमन ये 18 प्लस होती है। तो क्योंकि वो बच्चे हैं, तो वो ये लीगल कंसेंट नहीं दे सकते। तो ऐसी सूरत में अब आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत में हम बच्चों को अगर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, अगर ज़रूरी है बच्चों को रिसर्च में इन्वॉल्व करना, तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं, प्रॉक्सी कंसेंट कह सकते हैं इसको। मतलब आप उनके बजाय प्रॉक्सी कंसेंट हम एक टर्म यूज़ करते हैं। आप उनके बजाय उनके पेरेंट्स या जो भी उनके सरपरस्त हैं, गार्डियंस हैं, उनसे आप कंसेंट लेंगे कि आप इन बच्चों को, इन कम उम्र लोगों को आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं अपनी रिसर्च में। रिसर्च के पर्पज़ ये हैं, मकसद इनका ये है, और इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स ये हो सकते हैं। अगर आप हम हमारे साथ मतलब इन्वॉल्व होते हैं, तो रिसर्च जो है वो कम्युनिटी को ये फ़ायदा दे सकती है, और आपको ये फ़ायदा दे सकती है। ये सब चीज़ें आप उनको बताएँगे, पेरेंट्स को या गार्डियंस को। तो इस तरह से आप प्रॉक्सी कंसेंट लेंगे। इसके अलावा आप फिर भी उन बच्चों को, उन कम उम्र लोगों को आप फिर भी उनकी ज़बान में सिंपल करके आप फिर भी उनसे रज़ामंदी लेने की कोशिश करेंगे। इसे हम असेंट कहते हैं। आप बच्चों को उन्हीं की बच्चों की ज़बान में आप उनको समझाएँगे कि ये रिसर्च किस बारे में है। सिंपली आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे, और आप उनसे कोशिश करेंगे कि एक एग्रीमेंट कर लें, आप उनसे एक रज़ामंदी ले लें। ये भी ज़रूरी है। अच्छा, जो नेक्स्ट ग्रुप है वल्नरेबल पीपल का, वो है प्रेग्नेंट वुमेन एंड फीटसेस, मतलब हामला ख़वातीन और उनके बच्चे। तो इस ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ग्रुप है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वल्नरेबल पॉपुलेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप एक वक़्त में 2 जानों को इन्वॉल्व करेंगे। 2 जान हैं, आप जिनका आपके लिए मतलब आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आपकी रिसर्च में एक तो माँ और उसका बच्चा, दोनों आपकी रिसर्च से डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ऐसी सूरत में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप किसी भी तरह से उनको किसी भी साइड इफ़ेक्ट से, किसी भी हार्म से, किसी भी नुकसान से बचाने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पर 2 जानें इन्वॉल्व हैं, और आप जानते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन एक सेंसिटिव ग्रुप है अ, लोगों का, क्योंकि उस वक़्त उसके साथ एक फ़ीटस भी है जो एक कमज़ोर है, एक नाज़ुक जान है। उसका इम्यून सिस्टम भी इतना मज़बूत नहीं होगा, तो आपकी कोई भी अ, गलती जो है, कोई भी मिस्टेक जो है, अगर आप रिसर्च में करते हैं, वो फ़ेटल साबित हो सकती है, वो जानलेवा भी साबित हो सकती है, और आप पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस सूरत में आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है प्रेग्नेंट वुमेन और फ़ीटसेस जो हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो आपने इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रिंसिपल पर काम करना है। आप उसको बताएँगे कि रिसर्च क्या है, और आप उनसे रज़ामंदी लेंगे, कंसेंट लेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आप उनको तभी इन्वॉल्व करें जब आपको लगता है कि आपकी रिसर्च का उनको डायरेक्टली कोई बेनिफिट है। क्योंकि ये एक सेंसिटिव ग्रुप है, तो आप इनको ऐसे ही किसी रिसर्च में इन्वॉल्व ना करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, अगर आप इस ग्रुप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो ही इनको इन्वॉल्व करें, और कोशिश करें कि रिस्क को, खतरे को, किसी भी तरह के खतरे को बिल्कुल मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि एक सेंसिटिव ग्रुप है। हमारा नेक्स्ट ग्रुप जो है वल्नरेबल पॉपुलेशन का, वल्नरेबल पीपल का, वो है एल्डरली, या फिर कोई ऐसे लोग जो कॉग्निटिवली डिक्लाइन का शिकार हैं, जैसे वो लोग जो अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ या फिर डिमेंशिया जो है, इस तरह के उनको कोई भी मेंटल कॉग्निटिव इश्यूज़ हैं। तो इस तरह की इश्यूज़ में वो आपकी बात नहीं समझ पाएँगे। तो आप उनको जब इन्फॉर्म करेंगे, आप उनको जब बताएँगे आपकी रिसर्च किस बारे में, तो पॉसिबल है वो समझ नहीं पाएँगे इस चीज़ को। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, आप उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो गार्डियंस हैं, जो सरपरस्त हैं, जो उनका ख़्याल रखते हैं, जो उनके लिए ज़िम्मेदार हैं, आप उनसे कंसेंट लेंगे, और कोशिश करेंगे कि रिस्क को मिनिमाइज़ रखें और बेनिफिट पहुँचाने की कोशिश करें इस ग्रुप को। एल्डरली का मतलब बूढ़े लोग, यहाँ पर एल्डरली लिखा हुआ है, एल्डरली हम कहते हैं बूढ़े लोगों को, उधेड़ उम्र या बूढ़े लोग। और कॉग्निटिवली डिक्लाइन मतलब जो किसी मेंटल प्रॉब्लम का शिकार हों, या जैसे अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ है, डिमेंशिया है,
वो आपकी बात नहीं समझ पाएगा, तो इनके साथ हम ऐसे डील करेंगे। आपने एक्सप्लॉइट नहीं करना, मिसयूज़ नहीं करना इनको रिसर्च के लिए। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास प्रिज़नर्स का। अच्छा, अब प्रिज़नर्स क्योंकि ये कैदी होते हैं, ये किसी न किसी क्राइम की वजह से जेल में होते हैं, तो अक्सर इन लोगों को मिसयूज़ किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्योंकि वो किसी तरह का इख्तियार नहीं रखते, आपको ऐसा फ़ील होता है। क्योंकि वो जेल में हैं, तो आप समझते हैं कि अब इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। तो अक्सर लोग ऐसी सोच रखते हैं। वो इसमें इसे जानबूझकर भी अक्सर करते हैं कि क्या बात हो गई, ये तो वैसे भी एक कैदी है, इसने कोई जुर्म किया होगा, कुछ गलत काम किया होगा, तो क्या हुई होगा अगर कोई इसको नुकसान हो जाए। तो नर्सिंग एथिक्स जो है, रिसर्च एथिक्स जो है, वो इस चीज़ से मना करते हैं। प्रिज़नर्स भी एक वल्नरेबल पॉपुलेशन है, इनके साथ भी हमने फेयरली डील करना है, इनके साथ भी हमने इंसाफ के साथ काम लेना है। अब इंसाफ के साथ कैसे काम लें, इनको किसी भी तरह से लालच नहीं देना कि हम आपको कोई अच्छा खाना देंगे। वैसे वो भी उनका राइट है, लेकिन आप किसी तरह से उनको फ़ोर्स नहीं करेंगे। वो किसी तरह से मजबूर ना हो, आपने ये एंश्योर करना है। दूसरा, आपने कोशिश करनी है कि उस रिसर्च से डायरेक्टली उस प्रिज़नर को, उस कैदी को या कैदियों की उस पॉपुलेशन को किसी भी तरह से बेनिफिट पहुँचना चाहिए। कोई हेल्थ बेनिफिट भी हो सकता है ये। तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि किसी तरह से आपकी रिसर्च उन प्रिज़नर्स को बेनिफिट पहुँचाए। दूसरा, आपने उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना, मिसयूज़ नहीं करना, क्योंकि वो एक वल्नरेबल पॉपुलेशन है, वो कमज़ोर हैं, वो ताकत नहीं रखते, तो अक्सर वो लोग उनको मिसयूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट ग्रुप है मेंटली इल या कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड। इसे हम अब तक समझ ही चुके हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं जो बात को नहीं समझ सकते, जो मेंटली इल हैं या कोई ऐसा इश्यू है साइकोलॉजिकल, तो ऐसी सूरत में हम कोशिश करेंगे कि उनके गार्डियंस, जो उनके सरपरस्त हैं, जो उनका ख़्याल रखते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, बड़ा भाई हो सकता है या कोई भी अंकल या ऐसे जो भी मतलब जो उनका ख़्याल रखते हैं, उनसे हम कंसल्ट लेंगे। और यहाँ भी हम पूरी कोशिश करेंगे बेनिफिशेंट्स की, कि हम उनको बेनिफिट दें पार्टिसिपेंट्स को। तो हम बेनिफिशेंस की कोशिश करेंगे और नॉन मेलिफिसेंस की कोशिश करेंगे। हम किसी तरह से उनको हार्म नहीं पहुँचाएँगे। सिंपली है, बस हम इसकी कंसेंट के लिए उनके फैमिली मेंबर्स या गार्डियंस से कंसेंट लेंगे और कोशिश करेंगे अगर वो समझ सकते हैं तो हम उनको भी रिसर्च के बारे में समझाएँगे कि रिसर्च किस बारे में। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स हम इनको कह सकते हैं। माशरे के कमज़ोर लोग, कमज़ोर तबका, जो जिनके लिए हमें स्पेशली एथिक्स को कंसीडर करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड या फिर हम इसको एथिकल रिव्यू कमिटीज़ भी कहते हैं। इसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड क्या है, एथिकल रिव्यू कमिटीज़ क्या है। अक्सर हम इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड को इंस्टीट्यूशनल रिव्यू कमिटी भी कह सकते हैं। तो ये आपको डिफरेंट नेम देखने को मिलेंगे अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस में, अलग-अलग मुल्कों में, जगहों पर। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, इनका मेन जो एम है, इनका मेन जो काम है, वो सेम ही है। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, एथिकल रिव्यू बोर्ड या एथिकल रिव्यू कमिटीज़, तो ये सेम चीज़ है। अच्छा, तो अब आप सोच रहे होंगे कि आईआरबीज़ जो हैं, मतलब इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स या एथिकल रिव्यू कमिटीज़, इनकी आखिर ज़रूरत ही क्यों है? वेल, ऐसा है कि हम रिसर्च को सिर्फ़ रिसर्चर्स की ऑनेस्टी पर नहीं छोड़ सकते। मतलब अगर उर्दू में कहूँ तो हम रिसर्च को रिसर्चर्स जो हैं, जो रिसर्च करने वाले हैं, उनकी सिर्फ़ ईमानदारी पर इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर इंसानों की सेफ्टी, उनकी प्राइवेसी और उनके हकूक़ का, उनके राइट्स का सवाल है। तो ऐसे में हमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। एक एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट बॉडी, मतलब एक ऐसा इदारा जो रिसर्चर से कहीं से भी वाबस्ता ना हो। वो एक इंडिपेंडेंट हो, वो एक अलग इदारा हो, जिसका रिसर्चर से कोई ताल्लुक ना हो, और वो इस पूरी रिसर्च को मैनेज करे, सुपरवाइज़ करे, कंट्रोल करे। सही बताऊँ तो सही लफ़्ज़ इसके लिए आई गेस होगा, उसको सुपरवाइज़ करे। क्योंकि रिसर्च में अगर कुछ भी अनएथिकल होता है, तो वो रिसर्च जो है उसको वो आईआरबीज़ जो है वो देखेगी, और अगर वो सूटेबल नहीं है कंटिन्यू करने के लिए, तो आईआरबी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये राइट है कि वो उस रिसर्च को स्टॉप कर सकती है, बंद कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। तो ये इस वजह से आईआरबीज़ का होना ज़रूरी है। हम सिर्फ़ रिसर्चर की ऑनेस्टी पर, उसकी ईमानदारी पर इंसानों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसा हम पास्ट में हम देख चुके हैं कि बहुत सारे ऐसी हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसमें
अनएथिकल चीज़ें हो चुकी हैं इंसानों के साथ। मतलब कई जगहों पर तो इंसानों को इवन के मार भी दिया गया था, ऐसी रिसर्चेज़ करते हुए, और काफ़ी भयानक चीज़ें इंसानों के साथ हुई हैं, जिसकी वजह से आखिरकार आईआरबीज़ की ज़रूरत पेश आई। अब आईआरबीज़ नहीं, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, ये एक अलग से इदारा होता है, ये आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो सकता है, ये आपके हॉस्पिटल में हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है, ये कहीं पे भी हो सकता है। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो आपकी रिसर्च को सुपरवाइज़ करती है, उसको देखती है, उसको कंट्रोल करती है। अगर उसे कुछ भी शकी नज़र आता है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नज़र आती है रिसर्च में, कुछ ऐसा जो अनएथिकल हो सकता है, किसी भी प्रिंसिपल की वायलेशन होती है, किसी भी राइट की वायलेशन होती है, तो आईआरबीज़ आपकी रिसर्च को रोक सकते हैं कहीं पर भी। वो आपको हो सकता है शुरू से ही इजाज़त ना दें कंटिन्यू करने की। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं कि सबसे पहले तो आईआरबीज़ जो हैं वो आपके प्रपोज़ल को रिव्यू करते हैं। प्रपोज़ल मतलब आप उनको प्रपोज़ करते हैं कि मैं ये रिसर्च करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले वो आपकी जो स्टडी है, जो आपकी रिसर्च है, वो उसका डिज़ाइन को चेक करते हैं कि कहीं उसमें ऐसा तो नहीं कि उसमें रिस्क्स या खतरात, मतलब कोई भी डेंजरस चीज़ें जो हैं, वो कहीं ज़्यादा ना हो, कोई साइड इफ़ेक्ट्स, कोई रिस्क्स जो हैं, वो कहीं बहुत ज़्यादा ना हो। हाँ, अगर मामूली से हैं तो वो चल जाता है, गुज़ारा हो जाता है। इस सूरत में अगर उस रिसर्च से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने की उम्मीद हो, उससे तवक्को हो कि बहुत ज़्यादा वो बेनिफिट दे सकती है। तो थोड़ा बहुत रिस्क जो है वो मैनेज कर लिया जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रिस्क है और बेनिफिट भी उतना ख़ास नहीं है उस रिसर्च का, कम्युनिटी पर या इंसानों पर या हेल्थ केयर पर, तो फिर उस रिसर्च को कैंसल कर दिया जाता है, उसको सिरे से ही शुरू ही नहीं होने दिया जाता। तो आईआरबी सबसे पहले तो प्रपोज़ल्स को रिव्यू करती है जब आप अपनी रिसर्च को शुरू करना चाहते हैं। देन कंसेंट फॉर्म्स होते हैं जो रज़ामंदी के, जिसे हम कह सकते हैं इजाज़तनामा कह सकते हैं, जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म्स आप फिल करवाते हैं पार्टिसिपेंट से। ये हमने एक पॉइंट पढ़ा था, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो इसकी कुछ फॉर्म फिल करने होते हैं। तो आईआरबी एंश्योर करती है कि पार्टिसिपेंट्स जो थे वो किसी तरह से, उनको कोई फ़ोर्स तो नहीं किया गया, और क्या उन्होंने बात को कंप्लीटली समझा था कि रिसर्च क्या है, और जो उनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी क्या वो उन्होंने समझी और उस पर मतलब सोच विचार करके ही क्या कंसेंट फॉर्म भरा है, या बस किसी प्रेशर में आके, या यूँ ही बस ना समझते हुए यूँ ही भर दिया। तो वो कंसेंट फॉर्म्स को भी वो असेस करती है एथिकल रिव्यू कमिटीज़। नेक्स्ट है, जब हमने अभी बात की थी कि रिस्क बेनिफिट एनालिसिस। अगर किसी रिसर्च का रिस्क बेनिफिट एनालिसिस ऐसा है कि उसमें रिस्क जो है वो ज़्यादा है और बेनिफिट कम है, तो ऐसी सूरत में वो रिसर्च जो है वो कैंसल कर दी जाएगी, क्योंकि रिस्क जो है वो, आप जानते हैं, हम अपने पार्टिसिपेंट्स को बेनिफिसेंस, जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, और नॉन मेलेफिसेंस, हम शुरू में एक नॉन मेलेफिसेंस एक पढ़ कर आए हैं प्रिंसिपल। तो नॉन मेलेफिसेंस और बेनिफिसेंस के तहत हम अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए कोशिश करेंगे कि उनको कम से कम रिस्क में इन्वॉल्व किया जाए। ऐसे में अगर कोई रिसर्च बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर आई है, मतलब कोई ऐसी रिसर्च है जिसमें खतरा बहुत ज़्यादा है और बेनिफिट जो है वो उतना नहीं है, तो आईआरबी जो है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, वो उस रिसर्च को कैंसल कर सकती है या उसको बीच में कहीं रोक सकती है। इसके अलावा जब रिसर्च कंटिन्यू होगी तो वो ट्रैक करेगी प्रोग्रेस को कि कैसे जा रही है रिसर्च। उसके अलावा वो क्लाइंट्स की, पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी को सुपरवाइज़ करेगी। अगर कोई भी खतरा नज़र आता है किसी भी जगह पर, कोई भी ह्यूमन राइट की वायलेशन होती है, किसी भी हकूक़ की वायलेशन होती है, खिलाफ वर्ज़ी होती है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो एथिकल प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाती है, तो एथिकल रिव्यू कमिटी या आईआरबी, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, उसको कैंसल कर सकती है, उसको रोक सकती है। हाल्ट, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया, मतलब स्टॉप। वो उसको रोक सकती है उस रिसर्च को। तो ये कुछ फंक्शन हैं आईआरबीज़ के। अब आप सोचेंगे, ये जो आईआरबीज़ हैं, ये जो कमिटीज़ हैं, एथिकल रिव्यू कमिटीज़ या इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, इनमें कौन लोग होते हैं? इन इसकी कंपोज़िशन क्या है? इसमें कौन लोग हैं जो ये सब करते हैं? तो इसकी कंपोज़िशन हम देखते हैं।
सवाल है व्हाट पीपल आर इंक्लूडेड इन आईआरबीज़? वो कौन लोग हैं जो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स में शामिल हैं? तो इसके अंदर मल्टीडिसिप्लिनरी लोग मौजूद हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी पर्सन्स। तो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स में मल्टीडिसिप्लिनरी पर्सन्स मौजूद होते हैं। मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब अलग-अलग डिसिप्लिन से, अलग-अलग फ़ील्ड से, अलग-अलग करियर से, तो ये इस तरह से इसमें अलग-अलग तरह के मुख्तलिफ तरह के लोग हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर्स हो सकते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स में इंक्लूडेड हैं, जो किसी भी तरह की मेडिकल इश्यूज़ को सुपरवाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सेज़ मौजूद हैं, तो यहाँ पर नर्सेज़ भी इंक्लूडेड हैं आईआरबीज़ में। इसके अलावा किसी भी तरह के लीगल इश्यूज़ से निपटने के लिए या उनको सुपरवाइज़ करने के लिए लीगल एक्सपर्ट्स जैसे लॉयर्स हो सकते हैं, तो लीगल एक्सपर्ट्स यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं। एथिसिस्ट्स जो एथिक्स से एथिक्स के जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, जो जिन्होंने एथिक्स को अच्छे से जानते हैं जो, तो वो यहाँ पर मौजूद हैं कि कहीं कोई एथिक्स की वायलेशन ना हो, उसको देखने के लिए, उसको सुपरवाइज़ करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और इसके अलावा इसमें ले पर्सन्स जिसे हम आम आदमी कह सकते हैं, आम लोग कह सकते हैं, वो भी इनमें मौजूद होते हैं। अच्छा, आम लोगों का इसमें होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आईआरबीज़ जो है, इसमें आम लोग ही इन्वॉल्व होते हैं एज़ पार्टिसिपेंट्स। तो आईआरबीज़ में आम आदमियों का, कॉमन पर्सन्स का, कॉमन पब्लिक का होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो एक पब्लिक पर्सपेक्टिव देते हैं। एक पब्लिक से जुड़ा हुआ आदमी, पब्लिक पर्सपेक्टिव मतलब जो शख्स सोसाइटी का, कम्युनिटी का हिस्सा है, वही सबसे बेस्ट ओपिनियन दे सकता है कि उस रिसर्च को पब्लिक कैसे देखेगी या उसको कैसे रिएक्ट करेगी। मतलब क्योंकि देखें, आम आदमी, एक आम पर्सन, एक ले पर्सन कम्युनिटी का हिस्सा है, माशरे का हिस्सा है, आम लोगों का वो एक हिस्सा है। तो क्योंकि हम इन्वॉल्व ही आम लोगों को करते हैं मोस्टली अपनी रिसर्च में, इसके अलावा वैसे दूसरे भी हम करते हैं लेकिन मोस्टली अक्सर आम लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो उसमें एक आम आदमी जो उन्हीं में से एक होगा, वो उनका एक अच्छा पर्सपेक्टिव दे सकता है कि पब्लिक की डिमांड क्या है, पब्लिक के कंसर्न्स क्या हैं, उनको क्या खदशात हो सकते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, क्या राइट्स हैं, तो वो एक आम पर्सन बेहतर बता सकता है। तो इस तरह से ये कुछ इंडिविजुअल्स मिलके आईआरबीज़ बनाते हैं, जिसे इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड कहते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है जगह पर और इंस्टीट्यूशन पर। इसका मेन एम जो है, मेन पर्पज़ जो है वो यही होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट की रिसर्च में। मतलब इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है? और वैसे तो हम अब तक काफ़ी पढ़ा हैं, काफ़ी कुछ पढ़े हैं इसके बारे में। सो होपफुली आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है रिसर्च में। अगर हम इसका उर्दू में मतलब लें तो इसे हम बाख़बर रज़ामंदी कह सकते हैं, जिसमें क्लाइंट पार्टिसिपेंट का बाख़बर होना ज़रूरी है और उसके बाद वो अपनी रज़ामंदी देगा, तो उसी रिसर्च में उसको शामिल किया जाएगा, उसको पार्टिसिपेट करने की इजाज़त दी जाएगी। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट यहाँ पर लिखा है कि कोई फ़ॉर्म नहीं है, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ़ एक फ़ॉर्म हो या सिर्फ़ सिग्नेचर हो। ये कंप्लीट प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि बस आपको एक फ़ॉर्म देना है, उसको फ़िल करवाना है और आपकी बात ख़त्म, ऐसा नहीं है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक कंप्लीट प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेंट्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है आपकी रिसर्च के बारे में। नेक्स्ट उसको उस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है। मतलब जो आपका पार्टिसिपेंट है, ये बहुत ज़रूरी है कि वो आपकी बातों को समझे कि रिसर्च क्या है। अंडरस्टैंड इट क्लियरली मतलब वो इस चीज़ को एग्ज़ैक्टली समझे कि रिसर्च क्या है, किस बारे में है, क्या पर्पज़ है, क्या रिस्क इसमें इन्वॉल्व्ड है, क्या बेनिफिट मिल सकता है। और फिर उसको वो वॉलंटरीली एग्री करे मतलब अपने होशो-हवास में अपनी मर्ज़ी से एग्री करे हिस्सा बनने के लिए रिसर्च का। तो इसको हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं। ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। इसके क्या कुछ स्टेप्स हैं, क्या आप गिवन एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन आप उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन का समझे जाना बहुत ज़रूरी है। फिर वॉलंटरीली एग्री करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये क्यों ज़रूरी है इन्फॉर्म्ड कंसेंट? क्योंकि ये इंश्योर करता है, क्योंकि तो ये ह्यूमन राइट है, ये ऑटोनॉमी है,
ये खुद मुख्तारी है क्योंकि ये उसका राइट है। बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन टू एनी रिसर्च उसको सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है। उसका ये हक है कि वो जाने कि ये रिसर्च क्या है, फिर वो अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर करे। तो ये तो राइट है। अब ये राइट क्या करता है, ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है पार्टिसिपेंट्स को एक्सप्लॉइटेशन से, किसी भी तरह के मिसयूज़ से, किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल से। अब लोगों को कई बार ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था पास्ट में, माज़ी में ऐसे हमारे पास कई एग्ज़ाम्पल्स हैं पास्ट से, माज़ी से, जहाँ पर इंसानों को एक्सप्लॉइट किया गया था, जहाँ पर उनके साथ बुरा सलूक किया गया था और काफ़ी घिनौनी चीज़ें की गई थी उनके साथ, सिर्फ़ एक्सपेरिमेंट्स के लिए, रिसर्चेज़ के लिए। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये कारआमद है, ये इंश्योर करता है कि एक्सप्लॉइट ना किए जाएँ पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स को इंश्योर करता है कि वो एक्सप्लॉइट ना किए जाएँ एंड एंसो एंश्योर रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी और वही बात है कि इंसान के फ़ैसले की पार्टिसिपेंट के फ़ैसले की रिस्पेक्ट की जाए। तो ये चीज़ है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अच्छा अब बात करते हैं एलिमेंट्स क्या हैं, हिस्से क्या हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट के। सबसे पहले तो है क्योंकि इन्फॉर्म्ड कंसेंट में पहला वर्ड ही इन्फॉर्म्ड है, इन्फॉर्मेशन डिलीवर की जाए। तो पहला पॉइंट है इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र मतलब मालूमात को अयाँ किया जाए, खोला जाए, बयान किया जाए। किसको? जो आपका पार्टिसिपेंट है उसको। आपको सबसे पहले उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, बतानी है, बयान करनी है किसको? जो आपका क्लाइंट है, जो आपका पार्टिसिपेंट है जिसे आप रिसर्च में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। अच्छा अब इन्फॉर्मेशन किस बारे में देनी है? वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि आपकी रिसर्च क्या है, उसका पर्पज़ क्या है? आपकी जो स्टडी है उसका मकसद क्या है, उसका एम क्या है, वो आप क्यों करना चाहते हैं? नंबर 2 आप प्रोसीजर्स बताएँगे कि इस रिसर्च में क्लाइंट्स के साथ, पार्टिसिपेंट्स के साथ कौन से प्रोसीजर्स जो है उनमें उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के प्रोसीजर हो सकते हैं। हो सकता है कुछ प्रोसीजर से पार्टिसिपेंट जो है वो राज़ी ना हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ उनको पहले बताई जाए। उनको एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन बताई जाए कि ये रिसर्च कितना टाइम चलेगी, ताकि वो अपना वक़्त निकाल सकें और अगर उनके कोई बहुत ज़रूरी काम है, तो वो उस तरह से वो मैनेज कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए क्योंकि टाइम मैनेज करना भी है। तो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन आपको बतानी है कि आपकी रिसर्च कितना टाइम चल सकती है। पोटेंशियल रिस्क्स आपने बताने हैं, बेनिफिट्स बताने हैं कि आपके रिस्क से, आपकी रिसर्च से कौन से रिस्क जो हैं वो हो सकते हैं, कौन से खतरात हैं और इनसे क्या बेनिफिट हो सकता है डायरेक्टली पार्टिसिपेंट को या फिर कम्युनिटी को या किसी भी तरह से किसको, इंसानों को, कम्युनिटी को या फिर उस पार्टिसिपेंट को क्या बेनिफिट हो सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डेटा हैंडलिंग आपने राज़ कैसे रखना है, राज़ रखना मतलब राज़ आप कैसे रखेंगे उसके डेटा को वो आप पहले बताएँगे। डेटा को कैसे आप हैंडल करेंगे जो क्लाइंट डेटा आप कलेक्ट करेंगे, पार्टिसिपेंट का डेटा। उसके बाद आप बताएँगे कि आपके पास, क्लाइंट के पास, पार्टिसिपेंट के पास ये राइट है कि अगर उसे उसे फ़ील होता है कि वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता इस रिसर्च में, तो वो किसी भी वक़्त रिसर्च से विथड्रॉ कर सकता है, निकल सकता है, बगैर किसी पेनल्टी के, बगैर किसी नुकसान के। तो नंबर 1 पॉइंट था इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र के सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन को बताया जाए क्लाइंट को। अच्छा अब आपने इन्फॉर्मेशन को तो डिस्क्लोज़ कर दिया, इन्फॉर्मेशन तो आपने बता दी। नेक्स्ट जो ज़रूरी पॉइंट है, वो ये है कि उस इन्फॉर्मेशन को समझे जाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने रिसर्च की वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर तो कर दी लेकिन वो क्लाइंट को समझ ही नहीं आई तो क्या फ़ायदा हुआ इन्फॉर्मेशन को बताने। तो नंबर 2 पॉइंट है कॉम्प्रिहेंशन मतलब रिसर्चर के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो ये एंश्योर करे कि क्लाइंट को जो पार्टिसिपेंट है या जो भी स्टूडेंट है जिसको भी आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको आपकी बात समझ आनी चाहिए। तो यही है दूसरा पॉइंट रिसर्चर मस्ट एंश्योर द पार्टिसिपेंट अंडरस्टैंड्स व्हाट्स बीइंग एक्सप्लेन्ड। जो कुछ भी उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है ये ज़रूरी है कि वो इसको समझे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप कोशिश करें कि जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, अमूमन मेडिकल की कुछ टर्म्स काफ़ी मुश्किल होती हैं जो आम लोगों को समझ में नहीं आती। तो आपने ज़्यादा फैंसी
मेडिकल जार्गन का इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ पर एक वर्ड जार्गन लिखा है, जार्गन मतलब जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं, मुश्किल अल्फाज कह लें, उनको आपने यूज़ नहीं करना। कोशिश करनी है कि आप अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखेंगे और ईज़ी रखेंगे ताकि वो पार्टिसिपेंट को समझ आ सके। तो आपने मेडिकल से रिलेटेड इस तरह के जो वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, उनको कोशिश करना है, आप सिंपल करके उनको समझा सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट है वॉलंटरीनेस, मतलब वो अपनी मर्ज़ी से आपकी रिसर्च का हिस्सा बने। इसमें कोई भी प्रेशर, कोई डिसेप्शन, धोखाधड़ी, कोई भी आप धोखेबाज़ी ना करें, कोई आप उसको प्रेशर ना करें। उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है, जो उसकी पार्टिसिपेशन है वो वॉलंटरीली हो, उसमें कोई भी फ़ोर्स, प्रेशर वग़ैरह ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो। तो यही है नंबर 3 पॉइंट वॉलंटरीनेस, अपनी मर्ज़ी से वो अपने होशो-हवास में खुद से वो रिसर्च को वो करे, एक्सेप्ट करे और उसका हिस्सा बने। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हिच पॉपुलेशंस आर कंसिडर्ड वल्नरेबल पॉपुलेशंस इन रिसर्च। अब तक हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं वल्नरेबल पॉपुलेशंस के बारे में कि ये कौन लोग होते हैं, इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं। अभी तक आप उम्मीद है समझ चुके होंगे वल्नरेबल पॉपुलेशंस किसे कहते हैं। फिर भी अगर हम दोहराएँ तो वल्नरेबल पॉपुलेशंस का उर्दू में हम मतलब ले सकते हैं, माशरे का जो गरीब तबका है, जो कमज़ोर तबका है, जो ताकतवर नहीं है इकोनॉमिकली, मतलब माशी तौर पर वो इतना ताकतवर नहीं है। वो इतना ताकतवर नहीं है कि वो अपने फ़ैसले खुद ले सकें, जैसे माज़ूर लोग, क्योंकि वो माज़ूर हैं तो कई चीज़ों के वो अपने फ़ैसले नहीं ले सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेंटली जो माज़ूर हैं, मेंटली डिसेबल्ड लोग जो हैं, ज़हनी तौर पर जो माज़ूर हैं, वो अपना खुद से फ़ैसला साज़ी नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ पहले भी हम ऐसे पढ़ कर आए हैं, यहाँ पर भी हमारे पास वल्नरेबल पॉपुलेशन के कुछ ग्रुप्स हमें नज़र आ रहे हैं। चिल्ड्रन हैं सबसे पहले बच्चे, क्योंकि वो छोटे हैं, वो लीगल कंसेंट नहीं दे सकते, कानूनी तौर पर रज़ामंदी नहीं दे सकते। तो इनके साथ डील करने का, इनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेने का एक तरीका प्रॉक्सी कंसेंट है, उनके गार्डियन से या उनके पेरेंट्स से, फैमिली से। प्रेग्नेंट वुमेन, उनके मामलों में हमें थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर एक के बजाय अब 2 जान जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। और क्योंकि वो एक सेंसिटिव ग्रुप है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं और उसके बॉडी में एक बेबी है, एक फ़ीटस है, तो यहाँ पर मामला काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है, तो हमें काफ़ी एहतियात से रिसर्च यहाँ पर करनी होती है और स्ट्रिक्टली जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना होता है। प्रिजनर्स हैं, जेल के कैदी, उनके साथ कैसे डील करना है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है और इसलिए हम यहाँ पर भी एथिकल प्रिंसिपल्स का ख्याल रखते हैं। मेंटली इल लोग जो हैं वो भी, क्योंकि इस हालत में नहीं होते कि वो समझ पाएँ कि रिसर्च क्या है, और वो अपना इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं दे पाते। एल्डरली, बूढ़े लोग जो हैं, इसके अलावा क्रिटिकली इल जो बहुत ज़्यादा शरीर बीमार हैं, और इकोनॉमिकली डिस इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड जो माशी तौर पर मतलब मजबूत नहीं हैं, जो गरीब लोग हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल अनएथिकल रिसर्च एग्जांपल्स, मतलब माज़ी में पहले ऐसे वाक़यात जो हो चुके हैं जिनमें रिसर्च करते हुए एथिकल प्रिंसिपल्स का ख़्याल नहीं रखा गया और बहुत ही ख़तरनाक नतीजे उसके निकले और काफ़ी बुरी चीज़ें हुई थी उन रिसर्चेज़ में। तो यहाँ पर हमारे पास 4 एग्ज़ाम्पल्स हैं, 4 एग्ज़ाम्पल्स हैं। इसमें नंबर 1 है हमारे पास टस्कीगी सिफिलिस स्टडी। ये अक्सर ही मेंशन की जाती है, मतलब ये सबसे प्रोमिनेंट अनएथिकल रिसर्च की एक एग्ज़ाम्पल है। तो हुआ क्या था, टस्कीगी सिफिलिस स्टडी क्या है? आपको नाम से एक डिज़ीज़ यहाँ पर नज़र आएगी, सिफिलिस, जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है, लेकिन ये क्यूरेबल है, अब तो इसका इलाज मुमकिन है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो अमूमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, और इसके अलावा ये प्रेगनेंसी में भी ये ट्रांसमिट हो सकता है मदर से बेबी में, फीटस में। तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो 1930s से 1970s के बीच अमेरिका में एक हेल्थ डिपार्टमेंट है, यूएस हेल्थ केयर पब्लिक डिपार्टमेंट ऐसे उसका कुछ नाम है। तो वो कुछ रिसर्चेज़ कर रहे थे सिफिलिस पर। अब उसमें अनएथिकल क्या था कि वो अमेरिकी रियासत एलाबामा से कुछ सैंपल लिया उन्होंने कुछ लोगों का, जिसमें कुछ अकाउंट्स में लिखा है कि 600 ब्लैक मैन थे। मतलब स्याह-फ़ाम अमेरिकी आदमियों को उन्होंने इन्वॉल्व किया था अपने रिसर्च में। अब उन 600 में से कुछ लोग जो थे, तकरीबन 400 के करीब, उनको सिफिलिस
डिज़ीज़ थी। अब इन्होंने उनको इस झांसे में इन्वॉल्व किया कि हम आपका इलाज करेंगे। अब बाकी जो 200 थे, 600 में से जो डिज़ीज़ थे वो तो सिफ़िलिस से 400 थे, बाकी जो ठीक थे उन्होंने उनको भी इन्वॉल्व किया। अब वो ये देखना चाहते थे, अब क्योंकि उस टाइम तक 1940s के बाद तक पेनिसिलिन जो थी वो आम हो चुकी थी, उस टाइम तक काफ़ी इसका यूज़ बढ़ गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने जानबूझकर वहाँ पर ऐसे काम किए जिनसे एथिकल प्रिंसिपल्स की वायलेशन हुई। जैसे कि सबसे पहले तो उनको इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लिया गया उनसे। उनको असल हकीकत नहीं बताई गई कि रिसर्च किस बारे में थी और उनको नावाकिफ़ रखा गया। दूसरी चीज़, उनको जानबूझकर एक इलाज से महरूम रखा गया, जबकि एक क्योर मौजूद था पेनिसिलिन। क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो पेनिसिलिन से ये ट्रीट हो सकता था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मतलब इसको नहीं प्रोवाइड किया, इस एंटीबायोटिक को, ये जो क्लाइंट्स थे, ये जो पार्टिसिपेंट्स थे। अच्छा, अब हुआ क्या कि वो देखना क्या चाहते थे? असल में वो देखना चाहते थे कि डिज़ीज़ कैसे प्रोग्रेस करती है अगर हम उसको अनट्रीट छोड़ दें। मतलब उसको अगर हम ठीक ना करें, तो सिफ़िलिस जो डिज़ीज़ है ये कैसे फैलती है, ये कैसे अपने सिम्पटम्स शो करती है, इसके क्या सिम्पटम्स हैं और इन द एंड अल्टीमेटली ये क्या करती है। तो वो इस चक्कर में, इस रिसर्च में वो तड़पाते थे, वो तकलीफ़ देते थे, वो जानबूझकर सफ़र करवाते थे। उर्दू वाला सफ़र नहीं, इंग्लिश वाला, मतलब तकलीफ़ में मुब्तला रखते थे अपने पार्टिसिपेंट्स को, जिसकी वजह से ये एक अनएथिकल रिसर्च थी। अब वो क्या करते थे, वो इनको अक्सर छोड़ देते थे और फिर इनको, इनकी निगरानी करते थे, इनको चुपके-चुपके इनको फ़ॉलो करते थे और देखते थे कि ये डिज़ीज़ जो है, ये कैसे प्रोग्रेस करती है, इसका कैसे बॉडी में क्या चेंजेज़ लाती है और इन द एंड इससे डेथ कैसे होती है या क्या अल्टीमेटली क्या होता है। तो मोटा-मोटा इसमें कुछ ऐसा ही था कि ये एक अनएथिकल रिसर्च थी, जो टस्कीगी, जो जिन्हें हम ब्लैक मैन कह सकते हैं, ये कोई ख़ास ग्रुप है ब्लैक मैन का। अब सबसे पहली चीज़ तो ब्लैक लोग जो हैं वो ऑलरेडी एक वल्नरेबल ग्रुप है, क्योंकि उन पर रेशियली थोड़ा ज़ुल्म किया जाता है, ऑपरेशन होता है उन पर। मतलब नस्ल परस्त, मतलब नस्ली तौर पर उन पर थोड़ा-सा दबाव रहता है उनके मुल्क में। एक तो इसलिए ये एक वल्नरेबल पॉपुलेशन थी और उसके अलावा उन्होंने उनको सही से बताया नहीं कि रिसर्च किस बारे में थी। दूसरा, उन्होंने उनको एक जो इलाज मौजूद था, उससे उनको जानबूझकर महरूम रखा और फिर उनको तकलीफ़ में मुब्तला रखा सिर्फ़ देखने के लिए, अपनी रिसर्च के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने पार्टिसिपेंट को तकलीफ़ में रखा। तो ये एक अनएथिकल एग्ज़ाम्पल है। इन द एंड 1972 में ये चीज़ खुलकर सामने आ गई थी और पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा गम-ओ-गुस्सा देखा गया था। तो एट द एंड फिर इसको बंद कर दिया गया था 1972 में। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है वो है यूनिट 731। अब ये क्या है यूनिट 731? वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, वर्ल्ड वॉर 2 मतलब जब 1940s के टाइम में जो इम्पीरियल जापानीज़ आर्मी थी, मतलब जो जापान की जो शाही फ़ौज थी, उसके अंदर एक यूनिट था, केमिकल और बायोलॉजिकल वारफेयर रिसर्च यूनिट था। मतलब एक ऐसा मिलिट्री यूनिट था, एक ऐसा फ़ौजी केमिकल और मतलब एक ऐसा फ़ौजी फ़ौजी कंपनी कह लें, फ़ौजी यूनिट कह लें, जिसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो कीमियाई और जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, जैसे केमिकल बम, मतलब कुछ केमिकल बम बनाते थे वो, कुछ इस तरह के लैब एक्सपेरिमेंट्स करते थे, ताकि वो कोई ऐसी चीज़ बना लें जिससे वो एक बार फेंके और लोग वहाँ पर मर जाएँ। मतलब वो कुछ हथियार बना रहे थे। अब हथियार बनाने के लिए उनको टेस्ट करने होते थे अपने हथियार, अपने केमिकल्स। तो उन्होंने, ये यूनिट जो था, इसने कुछ ऐसी रिसर्चेज़ की जो बहुत ज़्यादा अनएथिकल थी। अब हुआ क्या कि इस यूनिट 731 ने जो प्रिज़नर्स होते थे, मतलब जो कैदी थे, जंगी कैदी, पीओडब्ल्यूज़, प्रिज़नर्स ऑफ वॉर, मतलब जंग के जो कैदी थे, और जो सिविलियन पॉपुलेशन थी, उनको ये फ़ोर्सफुली प्रेशर करके, मतलब ज़बरदस्ती इनको वो इन्वॉल्व करते थे रिसर्च में। अब इस रिसर्च में बहुत ज़्यादा घिनौने काम होते थे। इसमें वो जानबूझकर उन पर उनको केमिकली उनको तकलीफ़ देते थे। वो उनको मस्टर्ड गैस या इस तरह से एसिड्स और दूसरे जो केमिकल हथियार हैं, केमिकल वेपन्स हैं, उनसे उनको टेस्ट करते थे कि हम देखना चाहते थे, मतलब वो कहना चाह रहे थे कि हम देखते हैं कि इन केमिकल्स का इंसानों पर क्या असर होता है, इंसान कितनी जल्दी मरते हैं, किस तरह मरते हैं, या ओवरऑल बॉडी पर क्या चेंजेज़ नज़र आते हैं। इसके अलावा वो जानबूझकर इन्फेक्शन करवाते थे, इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस करते थे, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन से इंट्रोड्यूस करते थे। एक
प्रिज़नर को, किसी सिविलियन को जानबूझकर उसको इन्फेक्शन करवाते और फिर देखते थे कि इस पर क्या असर होता है। फिर वो अपनी कोई मेडिसिन टेस्ट करते होंगे या हाँ, हाँ, कुछ अकाउंट्स में है कि वो फिज़िकल टॉर्चर भी करते थे और इसके अलावा फ्रॉस्ट बाइट टेस्ट करते थे, मतलब जब ठंड से जिस्म जिस्म जब जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिसे हम फ्रॉस्ट कहते हैं, तो वहाँ पर टिश्यू डेथ हो जाती है, तो वो उसको टेस्ट करते थे। इसके अलावा एंथ्रेक्स और इस तरह की जो बीमारियाँ थी, वो उनसे जानबूझकर उनको बीमार करवाते और फिर उसको टेस्ट करते थे। तो सिंपली इसमें कुछ ऐसा ही सीन था जिसमें वहाँ पर वो अपने केमिकल वेपन्स को टेस्ट कर रहे थे और सर्जरीज़ करते थे, एनेस्थीसिया को यूज़ ही नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते थे। और अमूमन इसमें ये जो पीओडब्ल्यूज़ थे, ये जो सिविलियंस थे, ये वो चाइनीज़ पॉपुलेशन के यूज़ करते थे क्योंकि उनकी चाइना से उस टाइम जंग चल रही थी, तो जो पीओडब्ल्यूज़ थे, वो अक्सर चाइनीज़ होते थे, जो जंगी कैदी थे, तो वो उनको इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है स्टैनफोर्ड प्रिज़न एक्सपेरिमेंट। इसमें एक रिसर्चर थे फ़िलिप ज़िम्बार्डो नाम से, तो उन्होंने क्या किया कि स्टैनफोर्ड के बेसमेंट में, मतलब स्टैनफोर्ड के तहखाने में एक मॉक एक्सपेरिमेंट करने लगे। उन्होंने क्या किया, एक जेल बना ली। वो शायद कोई साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने एक आर्टिफ़िशियल एक जेल बनाई। उसमें कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को उसने इन्वॉल्व किया, कॉलेज स्टूडेंट्स को, और उनको रैंडमली कह दिया कि आप और आप जो हैं वो इस एक्सपेरिमेंट में प्रिज़नर्स बनेंगे। मतलब वो जैसे कोई ड्रामा करना चाह रहा था, वो देखना चाह रहा था कि साइकोलॉजिकली कोई टेस्ट करना चाह रहा था। तो उसने कुछ लोगों को असाइन कर दिया कि आप कैदियों का रोल करेंगे, प्रिज़नर्स का रोल करेंगे, और कुछ लोगों को उसने जेलर्स का रोल करने को कहा। तो इसमें अनएथिकल ये हुआ कि एट द एंड वो उसकी जो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन थी, जो उसने सोची थी, वो उसने सोचा था कि ये 2 हफ्ते तक चलेगी, लेकिन 6 दिन में ही चीज़ें काफ़ी बिगड़ गई थी। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार-पीट और गालम-गलौच और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा वायलेंस होने लग गया था। तो ये जो रिसर्च थी, ये भी एक अनएथिकल एक्सपेरिमेंट था जो बंद कर दिया गया। इसके अलावा वर्ल्ड वार 2 के टाइम में ही जर्मनी भी, जो उस टाइम जापान के साथ एक एलाय था, तो वो भी कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स में इन्वॉल्व था, जहाँ पर इंसानों को जैसे जंगी कैदियों को या जो आम पॉपुलेशन है जर्मनी की, मतलब जिस पर भी उनको कोई गुस्सा आता या कोई भी जो कमज़ोर था, वो उसको उठा लेते थे और फिर उस पर अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स करते थे। केमिकल वॉरफेयर का मतलब कोई केमिकल वेपन्स का या बायोलॉजिकल वेपन्स से, उन हथियारों से उनको टेस्ट करते थे कि इन चीज़ों का इंसानों पर क्या असर होता है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, ये कुछ रिसर्चेज़ थी जो अनएथिकल थी, और ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं। इन्हीं चीज़ों से सीख कर फिर हमने ये एथिकल प्रिंसिपल्स बनाए और फिर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड जैसे इदारे बनाए, जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करें, इन सब चीज़ों को होने से रोकें। तो स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। हमने इसके सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ लिया है और मुझे उम्मीद है मैंने इसको काफ़ी आसान करके समझाया, और उम्मीद है आपको भी ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके नोट्स भी अपलोड करूँ या बनाऊँ, आपसे शेयर करूँ, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो जैसे मुझे फ़ील होगा कि स्टूडेंट्स को इसकी नीड है, तो मैं इसके नोट्स भी आपके लिए ईज़ी करके आपके लिए मैं अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से फिर इसको ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री होंगे, पीडीएफ फॉर्म में होंगे, आप उसको जाके प्रिंट करवा सकते हैं। हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप बता दें, तो मैं बना दूँगा। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। अब तक हम इन सब ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ चुके हैं। डिफाइनिंग एथिक्स, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस एंड जस्टिस, कॉमन एथिकल इश्यूज़, रोल ऑफ आईआरबीज़, एथिकल कमिटीज़, इन्फॉर्म्ड कंसेंट और हिस्टोरिकल अनएथिकल रिसर्च की एग्ज़ाम्पल्स। तो होपफुली आपको ये यूनिट समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी कोशिश की इसको ईज़ी करके समझाऊँ और इंग्लिश के जो मुख्तलिफ़ मुश्किल लफ्ज़ हैं, उनको आपके लिए आसान करूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और सपोर्ट दिखाएँ अपनी चैनल को।